लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आ जाओ बेटा। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था लाइट क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। प्रकाश ऊष्मा का वह रूप होता है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा था कि इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्शन का, और दूसरा पार्ट क्या है, रिफ्रैक्शन का। तो पहले रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ बीम ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस। कि जब भी लाइट किसी सरफेस के ऊपर टकराती है और टकरा के वापस मुड़ जाती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना इन विच लाइट स्ट्राइक ऑन अ सरफेस एंड बाउंस बैक, ठीक है। तो लाइट क्या होती है, जब किसी सरफेस पे टकराती है और टकरा के वापस मुड़ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक के आर पार हम लोग देख नहीं सकते, ट्रांसपेरेंट के आर पार हम लोग देख सकते हैं, और ट्रांसल्यूसेंट के पीछे क्या दिखाई देता है आपको, ब्लर दिखाई देता है, ठीक है। तो जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वहां पे हम लोगों को देखने को मिलता है फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है, आके टकराती है सरफेस से और टकरा के क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अच्छा, जो रे आई इसको बोला हम लोगों ने इंसिडेंट रे, और जो टकरा के गई उसे क्या बोला हम लोगों ने, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे को हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है भाई। और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, ठीक है। देखो, इंसिडेंट रे हो गई, जो रे आई और टकरा के वापस गई उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे की, मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है एंगल आई, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है एक एंगल जिसे क्या बोलते हैं, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है एंगल आई, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है एंगल आर, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होते हैं वो तीनों के तीनों एक पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई इज टू एंगल आर, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा था, ठीक है। देखो, जैसे अगर ये 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बताओ। 45 होगा, नहीं होगा 45, क्या होगा 45 तो होगा। देखो, ये वाला एंगल भी क्या होगा, 45 होगा। अब इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल आई है और एंगल आई और एंगल आई बराबर होते हैं, यही तो है। हाँ, ये एंगल आई नहीं है बेटा,
एंगल आई बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और ये 45 है, तो 45 90 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 का, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 45। आया, सबको समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 का, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 45। समझ गए? ठीक है, एक और देखो इसमें। तो एंगल आई बताओ, एंगल आई 70 का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा ये पूरा एंगल कितने का होगा 90 का होगा और ये क्या हो जाएगा 70 का हो जाएगा, ठीक है, 70 और 20 मिल गई तो 90 बनाएंगे, तो अगर ये 70 का हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा 70 का, ठीक है, समझ गए? चलो एक और देखो। बताओ इसमें इंसिडेंट रे का नाम बताओ। ए बी, ए बी पे तो आ रहा है? साइन को देखो, ठीक है, एरो को देखो, जो रे ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही है वो इंसिडेंट रे है, ठीक है, और जो रे ऑब्जेक्ट से दूर जा रही है वो रिफ्लेक्टेड, समझिए? तो इंसिडेंट रे यहाँ पर क्या है बी सी और रिफ्लेक्टेड रे क्या है यहाँ पे ए बी, समझ गए? इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, नॉर्मल किसे कहते हैं, एंगल आई किसे कहते हैं, एंगल आर किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, सारी चीजों को समझ गए? ठीक है, अच्छा फिर हम लोगों ने एक और पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हो गया, मिरर के बारे में पढ़ा था, और आप सब लोगों ने बताया था मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से? प्लेन और स्फेरिकल। अब स्फेरिकल में गुफा वाला है बिना गुफा वाला एक कनकेव होता है जिसकी खुली गुफा जिसकी खुली गुफा वो कनकेव और जिसकी बंद गुफा वो कन्वेक्स, ये तो बोला ना। देखो कनकेव में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, परावर्तित सतह जो है वो अंदर की तरफ मुड़ी होगी, सही में आया? और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होगा तो वो होगा कन्वेक्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ मुड़ा होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग कन्वेक्स, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा होगा तो उसे बोलेंगे कनकेव। आया? ठीक है, और एक पढ़ा था हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में, और प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे ना? तो प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर इमेज बनेगी, है ना? ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होगी उतनी हाइट इमेज की भी होगी, ठीक है? इसके अलावा ये वाली जो इमेज होगी ये वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो भी इमेज वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है, जो भी इमेज वर्चुअल होती है वो कैसी होती है इरेक्ट, वर्चुअल का मतलब आभासी होता है और इरेक्ट का मतलब क्या होता है सीधा, तो जो भी इमेज आभासी होगी वो कैसी होगी सीधी। तो यहाँ से इमेज के बारे में पता चला हम लोगों की दो तरह की होती हैं, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज में रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मिलती हैं और जब भी रियल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है, जब भी रियल इमेज बनती है वो कैसी होती है इन्वर्ट, एंड रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका उल्टा वर्चुअल इमेज एक्चुअल में मीट करके नहीं बनती रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इमेजिनरी मिलती है, और जितनी भी वर्चुअल इमेज होती हैं, जितनी भी आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है, वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट एंड इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, प्लेन मिरर में हमेशा कैसी इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट और सेम डिस्टेंस पे बनेगी इनसाइड द मिरर, सेम साइज की होगी,
बस एक टर्म देखने को मिलेगी हमको, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलेगा, है ना। अब लेटरल इन्वर्जन क्या मतलब होता है, लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट। जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो राइट हैंड होगा इमेज का, है ना, और जो राइट होगा वो क्या होगा, लेफ्ट। तो बस यही होता है कि लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है हम लोगों को किसमें, प्लेन मिरर में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। चलो देखो, अच्छा ध्यान से देखना, ये क्या एक स्फेयर है, ठीक है। अच्छा इस स्फेयर को मैंने क्या करा, इस स्फेयर का आधा हिस्सा काट लिया, है ना। काट के मैंने एक मिरर बनाया, मतलब पॉलिश कर दिया बाहर से, ठीक है, समझ गए। अब यहां से जो मिरर मिला है मेरे को, ये वाला जो मिरर है स्फेरिकल मिरर, है ना। अच्छा इस जिस स्फीयर में से इसको काटा है मैंने, उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, तो उस पॉइंट को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जिस स्फीयर में से मैंने इस मिरर को निकाला है, जिस स्फीयर में से इस मिरर को मैंने निकाला है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैं नोट्स भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है, ग्रुप में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों पे। सी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो ये मिरर है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपर्चर बोलते हैं, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है। अच्छा इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं पोल, ठीक है। मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। एक इमेजिनरी लाइन जो सी को पी से कनेक्ट करने का काम करती है, एक इमेजिनरी लाइन जो सी को पी से कनेक्ट करने का काम करती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर से देखो, वो स्फीयर जिसमें से मैंने मिरर को निकाला है, उस स्फीयर का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो मिरर का सेंटर पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, पोल। पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए, किसी को यहाँ तक पूछना है तो पूछ लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी लिखवा दूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे आके मिलती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज आके मिलती हैं, उसे फोकस पॉइंट बोलते हैं, मतलब एफ, ठीक है। समझ गए, नहीं समझ में आया। सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर होता है, मिरर का जो सेंटर होता है उसे पोल बोलते हैं, सी को बी से कनेक्ट करने वाली एक इमेजिनरी लाइन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहां पर सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे आके मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस। आ गया, ठीक है। फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो दूरी होती है तो बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस से पोल का जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हिंदी में इसको फोकस दूरी और इसको वक्रता की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोलते, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अच्छा यहाँ पर फोकल लेंथ को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ और आर के बीच में रिलेशन होता है आर इजकल्स टू 2 है, आर इजकल्स टू 2 है, ठीक है।
आया। फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल के बीच का डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर और एफ के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन ये होता है आर इक्वल टू 2f, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। चलो नोट करो। चलो देखो एक बार फिर से ना, इस स्फीयर में से काट के मैंने एक स्फेरिकल मिरर बनाया, आउटसाइड से पॉलिश करके तो कनकेव मिरर हो गया ना ये। अच्छा, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिप्रेजेंट करेंगे सी से। जो मिरर होगा, ठीक है, मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं, और जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसे बोलते हैं अपर्चर। बताया। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर को, ठीक है। और इमेजिनरी लाइन जो सी को पी से कनेक्ट करने का काम कर रही है उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ पे सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे आके मिल रही हैं उसको फोकस पॉइंट बोलते हैं या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। समझ गए अब? ठीक है, चलो देखो, हटा दो इसको। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम। मतलब अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जहाँ पे एक कनकेव या कन्वेक्स मिरर के ऊपर लाइट रे आती है और वो अलग अलग कंडीशन के आधार पर अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो वो सारी की सारी कंडीशंस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कनकेव मिरर के लिए। देखो, अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पैरेलल टू, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या है, पोल, ये ठीक है। अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होगी फोकस से, ठीक है। अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो कहां से रिफ्लेक्ट करेगी, फोकस, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखो, अगर रे फोकस से पास कर रही है, अच्छा एरो को ध्यान से देखना भाई, और लगाना भी आपको ठीक से एरो, है ना। अगर रे फोकस से पास करेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्ट करेगी कहां से, फोकस से। फोकस से इंसिडेंट रे पास करेगी तो वो कहां से रिफ्लेक्ट करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी से अगर पास करेगी, चलो इसको नेक्स्ट दे दो। ये क्या है, ये अब ध्यान से देखना, जहां से आएगी वहीं से बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। जहां से आएगी वहीं से बाउंस बैक क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल बनेगा कितना, 90 डिग्री। जब भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वही इंसिडेंट रे नॉर्मल भी होगी। जब नॉर्मल और इंसिडेंट रे सेम होगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, वही होगी, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, पोल से अगर आएगी तो
अच्छा, जो प्रिंसिपल एक्सिस है अपने आप में परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक। तो समझ में आ गई सारी कंडीशंस। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी तो फिर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, और इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस बाउंस बैक हो जाएगी, क्योंकि यही नॉर्मल होगा, मतलब परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे, ठीक है, तो वही नॉर्मल होगा, वो इंसिडेंट होगी, वही रिफ्लेक्टेड रहेगी होगी। नेक्स्ट अगर पोल से आएगी तो पोल से अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। चलो नोट करो।